हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था डेटा वेयर हाउस की यूनिट 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। सो बेसिकली यूनिट 2 के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहला होता है वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी, देन वी हैव वेयर हाउस एंड मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस। उसके बाद आता है वेयर हाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयर हाउस, क्लाइंट सर्वर, कंप्यूटिंग मॉडल्स एंड डेटा वेयर हाउसिंग, parallel process and cluster system, distributed DBMS implementation, warehousing software, warehouse schema design। So basically इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस यूनिट के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि हम एक डेटा वेयर हाउस को कैसे बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सबसे पहला टॉपिक होता है वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्लान होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि एक कंपनी अपने डेटा को कैसे स्टोर कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन्वेंट्री को टू मीट कस्टमर डिमांड्स। कैसे कर सकती है, या तो वो मिनिमाइज कर सकती है कॉस्ट को या फिर मैक्सिमाइज कर सकती है एफिशिएंसी को। ओके, अब इसके हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी। अब क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। अब देखो वो मैनेज करेगी, सोचेगी कि हमें हमारा वेयर हाउस कैसे करना है, कहाँ पे मैनेज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या कर रही है, रिड्यूस कर देगी स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को, इंप्रूव इन्वेंट्री एक्यूरेसी को इंप्रूव कर देगी। ओके, इंश्योर टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट को इंश्योर करेगी। अब देखो जब उसने मैनेज कर लिया तो वो वहां पे ये भी सोचेगी कि हमें हमारे कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है, हम उसकी नीड्स को कैसे फुलफिल कर पाए और कैसे हम उस तक जल्दी पहुंच पाए। ओके, मैक्सिमाइज वेयर हाउस स्पेस यूटिलाइजेशन। ओके, फिर क्या करेगी, वो इनहेंस करेगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इनहेंस करेगी। ओके, उसके बाद आता है सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड स्केबिलिटी। अब जब वो सारी चीजें प्रॉपर वे में जाएंगी तो अब एक बिजनेस जो होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, उसकी स्केबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। ओके, इसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ की कंपोनेंट्स वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी के। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं हमारे पास वेयर हाउस लोकेशन स्ट्रेटेजी। अब ये हमारी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास सेंट्रलाइज वेयर हाउस, ओके, और दूसरी होती है हमारे पास डिसेंट्रलाइज वेयर हाउस। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखा है सबसे पहले, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके, सुटेबल फॉर स्टेबल डिमांड्स। इसके बाद फिर इसमें क्या लिखा है हमने डिसेंट्रलाइज में, फास्टर डिलीवरी, क्लोजर टू कस्टमर्स बट हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोनों का बेसिकली मीनिंग है क्या। अब देखो सेंट्रलाइज वेयर हाउस हमारा ये होता है, देखो अब सेंट्रलाइज में जैसे हमने क्या देखा कि एक कंपनी ने अपने एक वेयर हाउस जो है एक पर्टिकुलर एक रीजन में बना दिया। अब उससे क्या होगा, वहीं से वो हर जगह पे उसको अलग अलग सिटीज पे ट्रांसफर करेगी। अब इससे क्या होगा, एक ही जगह पे बनाया तो जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा हमारी ज्यादा लगने वाली है, कस्टमर्स तक उसको पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा होता है सेंट्रलाइज वेयर हाउस। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है, अब उसने एक क्या करा, एक कंपनी ने कि अपने जो वेयर हाउस है वो उसने हर कंट्री में एक डिफरेंट वेयर हाउस बना दिया। अब उससे क्या होगा कि जो डिलीवरी होगी कस्टमर्स तक वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हर सिटी का अपना डिफरेंट वेयर हाउस है। ओके, तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स तक पहुंचना जो डिलीवरी होगी बहुत एफिशिएंटली और बहुत अच्छे से चली जाएगी। ओके, बट इससे क्या होगा, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बढ़ जाएगी। भाई देखो अब उसने क्या करा है, जो डिफरेंट जगह पे वेयर हाउस बनाया है उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको मैनेज करने की कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद आती है हमारे पास वेयर हाउस लेआउट। अब वेयर हाउस लेआउट वो डिसाइड करता है कि उसकी रिसीविंग, स्टोरेज, पिकिंग, पैकिंग एंड शिपिंग एरियाज किस तरीके से होगा, उसकी मिनिमाइज ट्रेवल डिस्टेंस फॉर वर्कर्स के लिए उसको मिनिमाइज करना, इंश्योर सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसिंग क्या होती है, अब देखो डेटा जो है वो स्टोर होता है मल्टीपल फिजिकल और लॉजिकल लोकेशंस पर। फिजिकल लोकेशंस बेसिकली हम फिजिकल से क्या समझते हैं कि एक हमारे जो फिजिकल जो हम बेसिकली जैसे हमारी कंपनीज के अंदर होती है, लॉजिकल हमारा बेसिकली हमने हमारा डेटा जो है वो मेमोरी या फिर कहीं एक जगह पे स्टोर कर रखा है जो हम उसको अच्छे से एक्सेस कर पाए। ओके, रिकॉर्ड्स वगैरह में उसको स्टोर कर देना। अब ये क्या होगा, इम्प्रेस
fault tolerance and data accessibility across geographical dispersed teams. Okay, then we have required data replication and synchronization technique to maintain consistency. Okay, अब इसके बाद आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टेप. हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे उसकी नीड है, ये सब हमें जानना पड़ेगा. देन उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सेंट्रलाइज होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या हाइब्रिड स्ट्रेटेजी उसमें होगी. ओके, हाइब्रिड बेसिकली होती है हमारी जब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी से हम दोनों को यूज करते हैं, देन इट विल बिकम हाइब्रिड. ओके, अब इसके बाद क्या होगा? इवेलुएटिंग स्टोरेज सॉल्यूशन. ओके, देन इसके बाद क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटिंग पार्शनिंग, श्रेडिंग एंड इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी. इसको इम्प्लीमेंट करती है पार्शनिंग, श्रेडिंग एंड इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजीज को. उसके बाद अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास वेयर हाउस मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोसेस. अब ये क्या होता है? देखो, सब इसके अंदर आता है हमारा बेसिकली, देखो, वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस रेफर्स करते हैं किन एक्टिविटीज को जो कि यूज करी जाती हैं मैनेज, मॉनिटर, सिक्योर, मेंटेन ए डेटा वेयर हाउस सो दैट इट वर्क्स एफिशिएंटली, ताकि हमारा जो वेयर हाउस है वो एफिशिएंटली और रिलायबली वर्क कर पाए. अब ये प्रोसेस इंश्योर करते हैं स्मूथ ऑपरेटिंग एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ वेयर हाउस. अब जब हम उसको मैनेज करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा वेयर हाउस है वो अच्छे से वर्क करे और उसकी जो ऑपरेशंस है वो स्मूथ हो जाए. ओके, अब इसके भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो ये क्या करता है? देखो, जो हमने वहां ऊपर पढ़ा वही नीचे है. इंश्योर हाई परफॉर्मेंस ऑफ डेटा वेयर हाउस. अब वो इंश्योर करता है कि डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाए. अब डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर देता है और इम्प्रूव भी करता है. ये क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. ओके, रिड्यूस डाउन टाइम एंड सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है. ओके, अब हमारे पास क्या आते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास मेन कंपोनेंट्स. किसके मेन कंपोनेंट्स? बेसिकली मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेयर हाउस मैनेजमेंट या फिर सपोर्ट प्रोसेस. अब इसके देखो क्या होते हैं मेन कंपोनेंट्स. अब ये क्या करता है? इशू ट्रैकिंग रिजोल्यूशन. बेसिकली इशू ट्रैकिंग रिजोल्यूशन को सॉल्व करता है. आइडेंटिफाई टेक्निकल एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है. रिकॉर्ड इशू इन ए लॉग. ओके, assign responsibility, resolve problem quickly to avoid unnecessary and uninterrupted functions या programs. Okay, अब इसके बाद आती है हमारे पास कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग, ओके, इससे क्या होता है? एस्टिमेट फ्यूचर स्टोरेज एंड प्रोवाइडिंग नीड. इससे क्या करते हैं हम? जब अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसको देखते हैं कि कहीं हमारी किसी चीज की जो ग्रोथ है यानी कि या फिर किसी चीज की नीड है वो कम ना पड़ जाए, तो हम उसको क्या करते हैं? फ्यूचर नीड्स के लिए उसको हम अलग से स्टोर कर लेते हैं. ओके, मॉनिटर डेटाबेस ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं. अपग्रेड हार्डवेयर व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी जरूरत पड़े हार्डवेयर को अपग्रेड कर दो. ओके, उसके बाद क्या होती है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है और डेटा इंस्क्रिप्शन होती है. यानी कि 1% to 1% ही होगी, उसके बीच में कोई अदर पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा. और इसमें क्या होता है? बैकअप एंड रिकवरी जो होती है वो फास्ट होती है. यानी कि अगर हमारा डेटा कहीं बाई चांस खत्म हो जाता है या वैनिश हो जाता है या फिर कहीं पे चला जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा अपने डेटा को रिकवर करने का. ओके, टेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ warehouse data, restore data in case of hardware failure. Okay, prepare a disaster recovery plan. Okay, so basically ये सब हमारे क्या थे? warehouse management support process थे. Okay, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कोर मैनेजमेंट प्रोसेस. अब कोर मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है? देखो, ये हमारा प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्रोसेस होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेटा वेयर हाउस. अब इसके अंदर हमारे पास कोर मैनेजमेंट एक्टिविटीज आती है जो कि ये परफॉर्म करता है. कौन सी होती है एक्टिविटीज? वो डेटा को मैनेज करना. अब डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है मल्टीपल सोर्सेज से. अब कोई डेटा किसी सोर्स से बिलोंग करता है, कोई किसी से करता है, कोई किसी से करता है, तो ये क्या करेगा कि उसको एक जगह पे स्टोर कर देगा सो दैट उसको यूज करना बहुत इजी पड़ जाए. ओके, इंटीग्रेट एंड स्टोर डेटा इन द वेयर हाउस, यानी कि डेटा को इंटीग्रेट करना, स्टोर कर देता है वेयर हाउस के अंदर. मेंटेन करता है कंसिस्टेंटी को और इंटीग्रेसी को. ओके,
अब ETL से हम लोग ऑलरेडी अवेयर है, ETL बेसिकली क्या, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लो। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से, और फिर वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा उसको, क्लीन, फैच और कन्वर्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब देखो एक्सट्रैक्ट से क्या आया डेटा, वो तो एक रॉ फॉर्म में आएगा, ओके, फिर उसका रॉ फॉर्म में वो डेटा आएगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, तो वहां से जो डेटा होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम ले लेंगे और फिर इसको कहाँ लोड कर देंगे, फिर हम उसको लोड कर देंगे वेयर हाउस के अंदर। वहां पे जो हमारा डेटा होगा, इंपॉर्टेंट डेटा होगा, जो कि हम फर्दर फ्यूचर के लिए यूज कर सके, उस डेटा को हम लोड कर देंगे वेयर हाउस के अंदर। ओके, अब हम ये बेसिकली करते क्यों, जैसे बिजनेस वगैरह होते हैं, डेटा को एनालाइज करना एक अच्छे काम के लिए, तो हम इसको इसीलिए वेयर हाउस के अंदर डेटा को स्टोर कर देते हैं। अब मेटा डेटा मैनेजमेंट क्या करता है, मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा की जो इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करता है, हेल्प यूजर अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ डेटा। ओके, इसके बाद होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होती है, रोल बेस्ड कंट्रोल होता है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस से डेटा को प्रोटेक्ट करे, यानी कि कोई अलग से उस डेटा को आगे यूज ना करे। उसके बाद आता है बैकअप एंड रिकवरी, डेटा को बैकअप करना और रिकवरी करना बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है हमारे पास। ओके, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस जो होती है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मॉनिटर सिस्टम हेल्थ, जो सिस्टम की हेल्थ है उसको मॉनिटर करना, अगर उसके अंदर कुछ एरर या फिर बग्स आते हैं उसको चेक करते रहना या उसको फिक्स करना, अपग्रेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसको अपडेट करते रहना जब भी उसकी हमें जरूरत पड़े। ओके, देन इसके बाद हमारे पास बेसिकली आता है, अब देखो ये सब चीजें हमने पढ़ी, अब वही सब चीजें हम इस डायग्राम की हेल्प से, अब डेटा जो है डेटा सोर्सेज से कलेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, ETL सोर्स के अंदर, यानी कि एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, लोड। अब कहाँ पे लोड होगा, वो वेयर हाउस के अंदर होगा। वेयर हाउसिंग के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाते हैं, हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वेयर हाउस के अंदर हमारा डेटा जा चुका है, अब वहां से क्या होगा, अब जो डेटा था वो वेयर हाउस के अंदर आ गया है, आने के बाद अब वो यहाँ पे हमारा बेसिकली उस डेटा को सिक्योर करना, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना और बैकअप रिकवरी जो होती है वो सब कुछ हमारी कहाँ आती है, डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर आती है। अब देखो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पर्पस बेसिकली डेटा वेयर हाउस के डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है। ओके, उसके बाद होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि डेटा वेयर हाउस क्वेरीज को क्विकली प्रोसेस करे। ओके, इसके बाद आती है हम अपने डेटा को इजिली बैकअप कर पाए, उसको रिकवर कर पाए, और फिर इसके बाद होता है डिसीजन सपोर्ट। सो इन तीनों प्रोसेस का प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद डेटा वेयर हाउस एक रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है, जिसे डिसीजन सपोर्ट में हम वर्क करते हैं, अपने बिजनेस में वर्क करते हैं और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, इसकी कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस इसकी यही है कि हम एफिशिएंट वेयर हाउस मैनेज करते हैं, डेटा की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, फास्ट एंड प्रोसेसिंग होती है, रिलायबल डिसीजन। अब ये अपने आप में इतना बड़ा प्रोसेस होता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए। ओके, और इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, इसको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती रहती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास होता है वेयर हाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक वेयर हाउस को हम कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें जरूरत पड़ती है। अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट एनालाइज करनी है कि अंडरस्टैंड किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करना है, हाउ इट विल, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसका कौन जो होगा, उसका यूजर्स कौन, उसके यूजर्स होंगे, ये सब हमारा रिक्वायरमेंट एनालाइज जो होता है पहला स्टेप होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर, उसके आर्किटेक्चर को डिजाइन करना। अब वो हम किसकी हेल्प से, एक एप्रोप्रिएट स्कीमा जो होता है उसका सिलेक्शन होता है, स्टार एंड स्नोफ्लैक स्कीमा, ये हम ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको पहले देख लेना। ओके, देन वी हैव टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, कौन सी टेक्निक है वहां पे हम यूज करेंगे, यानी कि कौन सा हार्डवेयर, यानी कि सिक्योर्स और स्टोरेज, ये सब हम हार्डवेयर को चूज करेंगे, और सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और ETL टूल्स कौन से वहां पे यूज होने वाले हैं, वो सब कुछ हम वहां पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, रिसोर्स होगी वो हम देखेंगे, रिसोर्स का कलेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन होगी, असाइन टीम एंड बजट ऑफ द प्रोजेक्ट, टीम को असाइन करना और प्रोजेक्ट का बजट कितना होगा ये सब कुछ सोचना। डेटा माइग्रेशन होगा, मूव एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम टू द वेयर हाउस, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको सोर्स सिस्टम से वेयर हाउस के अंदर मूव करना। ओके, इसके बाद अब हमारे पास होती है
फेजेस कौन से होते हैं? सब अभी हमने क्या देखे थे? हमने देखे थे प्लानिंग। अब हम क्या देख रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, कैसे हम देखते हैं इसको? सबसे पहले हम करते हैं डेवलपमेंट और टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है? बिल्ड्स एंड टेस्ट द डेटा वेयर हाउस को हम बिल्ड करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। अब उसकी परफॉर्म डेटा क्वालिटी चेक द स्ट्रेस टेस्ट। ओके, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि रोल आउट द वेयर हाउस टू द यूजर्स। अब उसको हम जो वेयर हाउस है उसे यूजर्स के बीच में लेके जाते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को और उसके एड्रेस इश्यूज, जो भी इसमें इश्यूज आते हैं उसको एड्रेस कर लेना, ताकि जो आगे प्रॉब्लम होने वाली है उस सब चीजों से हम बच जाएं। तो ये हमारा टॉपिक जो होता है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेयर हाउस। अब देखो हम इसमें क्या होता है, बेसिकली हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर देते हैं परफॉर्मेंस को, स्टेबिलिटी को और रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा वेयर हाउस जो होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। अब हार्डवेयर फॉर डेटा वेयर हाउस क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्डवेयर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक डेटा वेयर हाउस होता है उसको एक पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। क्यों चाहिए? उसके प्रोसेस और स्टोर करने, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है हम स्टोर करते हैं, तो हमें एक अच्छा हार्डवेयर जो होगा उसकी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो क्या मेन कंपोनेंट्स होते चाहिए? हार्ड परफॉर्मेंस सर्वर्स, ओके, एग्जीक्यूट क्वेरीज एंड मैनेज वेयर हाउस ऑपरेशंस, यानी कि हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स होने चाहिए जो कि मैनेज कर पाए वेयर हाउस के ऑपरेशंस को। ओके, मल्टीपल कोर सीपीयूज, यानी कि मल्टीपल कोर सीपीयूज होने चाहिए जो कि प्रोसेस कर पाए क्वेरीज जो साइमल्टेनियसली चलती रहे उसको, यानी कि एक के साथ एक साइमल्टेनियसली चलती रहे। हमें एक अगर चल रही है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़े, दूसरी हमारी वहां पे चलती रहे। लार्ज रैम मेमोरी जो कि क्या करेगी? इंप्रूव करेगी क्वेरी स्पीड बाय कैचिंग डेटा। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस, यानी कि एसएसडी और एचडीडी, स्टोरेज मैसिव वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो हमें बहुत अच्छा एक अच्छा स्टोरेज डिवाइस जो है वो लेना पड़ेगा। RAID स्टोरेज प्रोवाइड डेटा ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाई स्पीड लैन और इंटरनेट फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर। ओके, देन बैकअप डिवाइसेस होने चाहिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं हमारे पास, वो कौन सी होती हैं एडवांटेजेस? फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रिलायबल एंड स्केलेबल और सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। ओके, ये इसकी एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है। अब इसके बाद आते हैं, हमने अभी देखी हार्डवेयर, अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या है वो समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है हार्डवेयर को और प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म फॉर डेटा वेयर हाउस सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये सीपीयू को मैनेज करता है और मेमोरी और स्टोरेज को मैनेज करता है, फाइल सिस्टम को कंट्रोल करता है, हैंडल सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस को हैंडल करता है, सपोर्ट नेटवर्किंग एंड शेड्यूल्स मल्टीपल टास्क जो होते हैं एफिशिएंटली उनको शेड्यूल करता है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडरेशंस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक तो सबसे पहले आता है लिनक्स। बेसिकली लिनक्स क्या होता है? पॉपुलर, वो स्टेबिलिटी के लिए हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, बहुत से लोगों ने लिनक्स जो होगा वो यूज कर रखा होगा। ओके, अब इसके बाद होता है हमारे पास विंडो सर्वर। ओके, विंडो सर्वर ऑफर्स ईज ऑफ यूज एंड कंपैटिबिलिटी। देन वी हैव यूनिक्स, नोन फॉर किस लिए जाना जाता है? अपना रोबोटनेस एंड परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग लार्ज स्केल सिस्टम्स को करने के लिए। ओके, इसके बाद कुछ इसके फीचर्स जो होते हैं वो होते हैं हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी और मल्टी यूजर सपोर्ट होना चाहिए और हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक हमारा कवर होता है। ये दोनों चीजें जो होंगी हमारी दोनों की दोनों एक साथ पूछी जाती हैं। 7 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक साथ। ओके, सो अब हमारा टॉपिक होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। सो बेसिकली ये क्या होता है? अब देखो, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिकली ये एक सिस्टम है। ओके, अब ये सिस्टम जो है यहाँ पे बेसिकली ये तो हमारा, इसको हम कर लेते हैं क्लाइंट, इसको हमने क्लाइंट मान लिया और ये जो है यहाँ पे हमारा बेसिकली एक सर्वर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? देखो, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट सर्वर हमारा एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली जो क्लाइंट होता है वो जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है और जो सर्वर होता है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वो क्लाइंट को जो डेटा है उसको प्रोवाइड कर देता है, सर्विस प्रोवाइड कर देता है बेसिकली। ओके, सो
यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि देखो सर्वर जो होता है विच प्रोवाइड रिसोर्स, जो कि रिसोर्स प्रोवाइड करता है, और जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट देता है। अब देखो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो कंप्यूटर या फिर वो एप्लीकेशन होती है जो सर्वर से डेटा या सर्विस रिक्वेस्ट करती है। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो यूजर कि कंप्यूटर जहां से वहां डेटाबेस में स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करता है। ओके, बेसिकली ये वही है कि स्टूडेंट यूजर का कंप्यूटर हो गया बेसिकली, ठीक है। अब यहीं पे वो जो क्या कर रहा है, डेटाबेस में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सर्च कर रहा है, तो ये जो हो गया ये हमारा हो गया बेसिकली क्लाइंट। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर्वर। अब ये क्या होता है, ये बैक एंड में होता है। बैक एंड मतलब ये क्या करता है, ये उसको डेटा को सर्च करता है और जो एक अच्छा रिजल्ट होता है वो प्रोवाइड कर देता है। देन वी हैव नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, कनेक्ट करता है क्लाइंट को और सर्वर को, इंश्योरिंग स्मूथ डेटा एक्सचेंज, क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनली इन लार्ज स्केल वेयरहाउस। ओके, अब इसकी वर्किंग होती है। वर्किंग बेसिकली क्या होती है, यूजर जो करता है अपनी क्वेरी को एंटर करता है किसकी हेल्प से, क्लाइंट की हेल्प से, और फिर क्या रिक्वेस्ट जो होती है वो सेंड करी जाती है डेटा वेयर हाउस के अंदर। जो सर्वर होता है वो प्रोसेस करता है क्वेरी को यूजिंग डेटा वेयर हाउस को यूज करके, और जो रिजल्ट होता है रिटर्न करा जाता है क्लाइंट को और एनालाइज करने के लिए। ओके, अब इसके हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहला टाइप हमारे पास आ जाता है टू टीयर आर्किटेक्चर। सो बेसिकली टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो क्लाइंट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द, डायरेक्टली सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर लेता है, विच इज typically responsible for the both processing and data storage. Okay, अभी क्या करता है, ये दो लेयर्स को कंसिस्ट करता है, एक होती है क्लाइंट लेयर और एक होते हैं सर्वर लेयर। अब जो क्लाइंट जो है वो हैंडल करता है यूजर इंटरफेस को एंड may perform some processing before sending request. Okay, और जो सर्वर जो होता है प्रोसेस करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को और मैनेज करता है डेटाबेस को। ओके, ये बेसिकली हमारा होता है टीयर 2 में। ओके, अब ये आर्किटेक्चर जो होता है सुटेबल होता है स्मॉल एप्लीकेशंस के। अगर आप इसको, और इन्वायरमेंट विथ लिमिटेड यूजर, अगर आप इसको जैसे जहाँ पे एक बड़ी एप्लीकेशन है और वहां पे यूजर लिमिट जो है वो बहुत ही ज्यादा, तो आप उसको यहाँ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एक क्या है, सर्वर और आपके पास क्लाइंट है। सो आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते जब आपके पास ज्यादा हो। ओके, हाउएवर it becomes difficult to scale and manage when many clients connect to the server simultaneously. मतलब अगर एक साथ मल्टीपल सर्वर्स जो है और कनेक्ट हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ओके, एक वेबसाइट को ले सकते हो आप, एक ही वेबसाइट, हमने एक स्मॉल वेबसाइट बना रखी है, अब उस पर एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स ने क्या करा है, रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, तो सर्वर के लिए क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा उसको एक ही साथ अलग अलग उसको देने के लिए, मतलब क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना उसके लिए थोड़ा टिपिकली टफ हो जाएगा। ओके, अब आता है हमारे पास टीयर 3। सो बेसिकली टीयर 3 क्या करता है, वो हमारे टीयर 2 के ड्रॉबैक्स को फुलफिल कर देता है। अब टीयर 3 आर्किटेक्चर क्या होता है, सिस्टम होता है जो कि डिवाइड होता है 3 लेयर्स में। ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी और स्केबिलिटी को इंप्रूव कर देता है। अब ये क्या करता है, इसके पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर होती है हमारी क्लाइंट, देन एक होती है हमारे पास एप्लीकेशन यानी कि बिजनेस लॉजिक, देन वी हैव डेटाबेस यानी कि डेटा लेयर, डेटाबेस सर्वर। अब जो क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन सर्वर से, वो डायरेक्टली हमारा जो है वो सर्वर से नहीं करेगा, वो एप्लीकेशन सर्वर से करेगा, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेट डायरेक्ट विद द डेटाबेस से डायरेक्टली नहीं करेगा। इससे क्या होगा, देखो हमारा जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे वो डायरेक्टली इससे जाके कनेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पे हमारे पास एक बीच में एप्लीकेशन आ रही है जो कि दोनों को कनेक्ट करवा रही है। ओके, इसके बाद होता है एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट और स्टोर डेटा इन डेटाबेस। ओके, दिस स्ट्रक्चर इनहेंस सिक्योरिटी बिकॉज द डेटाबेस इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द क्लाइंट, क्योंकि वो डेटाबेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग एंड क्लस्टर सिस्टम। सो बेसिकली ये क्या होता है, देखो हमारे पास जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है ये एक टेक्निक होती है जहां पे मल्टीपल प्रोसेसर यानी कि सीपीयूज जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टास्क साइमल्टेनियसली, यानी कि मल्टीपल हमारे सीपीयू साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। क्यों, इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब इसकी कुछ वर्किंग होती है। अब देखो लार्ज क्वेरी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है स्मॉल
टास्क में। अगर आपके पास लार्ज क्वेरी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, डिफरेंट प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट दीज टास्क एट द सेम टाइम। अब जो डिफरेंट प्रोसेसर्स होंगे वो एक टाइम पे इन सब टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ओके, जो रिजल्ट होंगे कंबाइन हो जाएंगे और रिटर्न टू द यूजर। रिजल्ट कंबाइन होकर यूजर को रिटर्न कर दिए जाएंगे। ओके, अब इसकी एडवांटेज और एडवांटेजेस इसकी क्या हो सकती है। अब देखो, फास्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन। अब जैसे क्लाइंट को बेसिकली वहां पे यूजर को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी से वो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। हाई परफॉर्मेंस हो जाती है। एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इजी पड़ जाता है। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो, बेसिकली यहाँ पे वही चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है, जो मैंने बताई है। ओके, अब आता है हमारे पास क्लस्टर सिस्टम। सो बेसिकली क्लस्टर सिस्टम में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होता है, बेसिकली नोड्स। ओके, जो कि एक साथ वर्क करती है एज सिंगल सिस्टम की तरह एक साथ वर्क करती है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, डेटा जो होता है हमारा वो डेटा एंड वर्कलोड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट नोड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर एक नोड फेल हो जाती है तो जो दूसरी नोड होती है वो उस पर कंटिन्यू वर्क करेगी। यानी कि यहाँ पे हमारा सिस्टम फेलियर जो है ये हमारे पास एक एडवांटेज हो जाती है, क्लस्टर सिस्टम के अंदर बढ़ जाती है। हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है और स्टेबिलिटी हो जाती है। ओके, अब इसकी हमारे पास एडवांटेजेस इससे क्या हो सकती है। अब हाई रिलायबिलिटी हो जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इजी स्टेबिलिटी होती है और बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है और लोड जो होते हैं वो बैलेंस हो जाती है। ओके, ये चीज हम पैरेलल प्रोसेस के अंदर नहीं कर पा रहे थे, बट इसके अंदर हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी वही है। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डीडीएमएस, ओके, ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है जहां पे डेटा जो होता है वो स्टोर करा जाता है मल्टीपल लोकेशंस में, यानी कि नोड्स में, कनेक्ट थ्रू ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, पर जो यूजर होता है एक्सेस इफ इट वर ए सिंगल डेटाबेस। यूजर तभी एक्सेस कर सकता है जब वहां पे एक सिंगल डेटाबेस होता है। अब ये क्या इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो एक्सेस और अपडेट एफिशिएंटली हो जाए। ओके, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होती है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि डेटा जो है वो डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इसके बाद डेटा फ्रेगमेंटेशन होती है, जो लार्ज डेटाबेस होता है वो डिवाइड हो गया स्मॉल फ्रेगमेंट्स में फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए, डिफरेंट उसमें फ्रेगमेंटेशंस में डिवाइड हो गया। ओके, अब डेटा रिपीटिशन जो होती है, यहाँ पे कॉपी ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड एट मल्टीपल। अब डेटा की जो कॉपी है वो मल्टीपल लोकेशंस पे जाके स्टोर हो जाएगी, इससे जो रिकवरी होगी वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। उसके बाद होती है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। सो बेसिकली लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, यूजर जो होता है एक्सेस कर पाता है डेटा को विदाउट नोइंग इट फिजिकल लोकेशन। जो उसकी फिजिकल लोकेशन है उसको बिना पहचाने वो डेटा को एक्सेस कर लेता है, यानी कि वहां पे हमारी डेटा की सिक्योरिटी क्या होगी, बढ़ गई। ओके, क्वेरी प्रोसेसिंग, ये क्वेरी प्रोसेसिंग होती है डिवाइड क्वेरीज जो बेसिकली हमारी होती है उनको हम डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं डिफरेंट नोड्स में। इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो रिकवरी एंड फॉल्ट टॉलरेंस होती है ये हेल्प करती है हमें रिकवरी और फॉल्ट टॉलरेंस को ऑपरेट करने में। ओके, कॉन्करेंसी कंट्रोल करती है, साइमल्टेनियसली एक्सेस करती है, तो कॉन्करेंसी जो होती है वो वहां पे कंट्रोल हो जाती है। ट्रांजैक्शन एंड मैनेजमेंट इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। अब इसकी एडवांटेजेस होती है, बेटर परफॉर्मेंस हो गई, हाई स्टेबिलिटी, ओके, अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस हो गई और एफिशिएंसी। तो बेसिकली जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे थे इन्हीं में से आप ले सकते हो अपनी एडवांटेज बताने के लिए। अब वेयर हाउस सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास। वेयर हाउस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, वेयर हाउस सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम यूज करते हैं डिजाइन और बिल्ड, मैनेज, स्टोर एंड प्रोसेस एंड एनालाइज इन डेटा, जो कि यूज करे जाते हैं हम एक डेटा वेयर हाउस को बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। अब इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा को लेना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा को लोड करना, डेटा को मैनेज करना, क्वेरी प्रोसेसिंग करना, डेटा को एनालाइज करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और बैकअप रिकवरी। सो यहाँ पे आप वही सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो जो हमने पहले डिस्कस करे थे। ओके, सो बेसिकली ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मल्टीपल टॉपिक से रिलेट कर जाता है। ओके, अब वेयर हाउस सॉफ्टवेयर टूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अब वेयर हाउस सॉफ्टवेयर टूल्स वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूज करे जाते हैं स्टोर, मैनेज, प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन डेटा वेयर हाउस। अब कौन कौन से हमारे 15 पॉपुलर होते हैं, Amazon Redshift, माइक्रोसॉफ्ट एजर, गूगल बिग क्वेरी, स्नोफ्लैश, माइक्रोसॉफ्ट फोकस,
Vertica, Amazon DynamoDB, Postgres SQL, Amazon S3 Trade Data, Amazon RDS, IBM DB2 Warehouse, Oracle Autonomous Warehouse, MariaDB, MarkLogic और Cloudera. ओके, सो बेसिकली हमारे 15 पॉपुलर होते हैं. इसमें से आप अपने एग्जाम में 7 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो. ओके, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होती है. सो बेसिकली ये क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस को इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस को बेटर. ये बेसिकली सबकी वही एडवांटेजेस है आपकी जो हमने अभी देखी थी. अब वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन देखो, स्टार स्कीमा और स्टार फैक्ट कंसोलेशन स्कीमा. ये स्कीम बेसिकली हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. अब देखो, it defines how data is organized within the data warehouse. It determines how tables are structured and how they relate to each other. अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं. सो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है. एक होते हैं स्टार स्कीमा, फिर होता है स्नोफ्लैश स्कीमा और फैक्ट कंसोलेशन. ये ऑलरेडी हम यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो को अननेसेसरी बड़ा करना वो सही नहीं है क्योंकि ये 1 शॉट लेक्चर है. ओके, स्टार स्कीमा क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है जो कि कनेक्ट होती है. बेसिकली एक ये हो गई सेंट्रल फैक्ट टेबल जो कनेक्ट होती है, मल्टीपल डायमेंशन टूल से कनेक्ट होती है. स्नोफ्लैक्स क्या करती है, एक्सटेंशन. ये स्टार स्कीमा का एक्सटेंशन होती है जहां पे डायमेंशन टेबल जो होती है नॉर्मलाइज इनटू मल्टीपल सब डायमेंशन टेबल्स में नॉर्मलाइज हो जाती है. अब फैक्ट कंसोलेशन स्कीमा क्या होता है, उसको हम गैलेक्सी स्कीमा भी बोलते हैं. ये कॉम्प्लेक्स स्कीमा होता है जहां पे मल्टीपल फैक्ट टेबल शेयर करते हैं डायमेंशन टेबल को. अब ये यूज करा जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल सिनेरियोज में. ओके, सो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 जो होती है डेटा वेयर हाउस की वो खत्म होती है. अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 को. अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.